सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समुच्चय, जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और हम 9th क्लास, 10th, 11th और 12th इन चारों क्लासों की जो मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं वो सभी इस चैनल के माध्यम से मैं अपलोड करूंगा। तो जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चंस तथा उनकी जो थ्योरी है वो सारी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, यहाँ अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो समुच्चय है। जो 11th क्लास का टॉपिक है, ये फर्स्ट अध्याय ही है समुच्चय। तो आज हम संपूर्ण पर चर्चा करेंगे समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय तथा संबंध एवं फलन, जो अध्याय सेकंड है वो संबंध है और फलन है। जो थर्ड अध्याय वो त्रिकोणमिति, चौथा गणितीय आगमन का एवं सिद्धांत है, पांचवा कॉम्प्लेक्स नंबर और छठा रैखिक असमीकरण, सातवां क्रमचय संचय, और जो आठवां अध्याय है वो बायनोमियल थ्योरम है, नौवां श्रेणी है। जो सभी अध्याय हैं उन सभी अध्याय के बारे में एक एक करके, जैसे आज हम बात करेंगे समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय का जो अभ्यास है 1.1 और 1.2, आज हम ये दो अभ्यास ही करेंगे इसके। तो बात करते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि संग्रह क्या होता है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सा संग्रह होते हैं, जैसे व्यक्तियों की भीड़ हो गई, क्रिकेट की टीम हो गई तथा ताश की गड्डी हो गई। जैसे आप देखना चाहो तो ताश की गड्डी 52 पत्ते होते हैं, तो वो क्या है, 52 पत्तों का एक संग्रह है, यानी 52 पत्ते उस ताश की गड्डी में है। व्यक्तियों की भीड़ यानी 4-5 व्यक्ति, 100 व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हैं, तो वो क्या है, व्यक्तियों की एक भीड़ है। क्रिकेट की टीम जैसे 11 प्लेयर है, तो 11 प्लेयर है, तो 11 खिलाड़ी क्या है, क्रिकेट की टीम है, यानी एक टीम है जिसे हम संग्रह कहते हैं। तो दैनिक जीवन में हमारे इन सभी जो ताश की गड्डी, क्रिकेट टीम वगैरह जो भी है एग्जांपल है, उनको हम एक संग्रह के रूप में लेते हैं, यानी जो ग्रुप के रूप में लेते हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि भाई समुच्चय क्या होता है। तो एक बार समुच्चय की डेफिनेशन देख लेते हैं कि समुच्चय है क्या। सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो बात क्या हो रही है, यहाँ पे संग्रह की बात हो रही है। तो मैथमेटिक्स में भी संग्रह की बात हो रही है। तो यहाँ जैसे हमारे दैनिक जीवन में हमने ताश की गड्डी, क्रिकेट की टीम, व्यक्तियों की भीड़, इनको संग्रह माना, तो मैथमेटिक्स में भी कुछ संग्रह होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं। जो ये नंबर होते हैं उन्हें हम संग्रह के रूप में लिखते हैं, यानी ये भी क्या है, एक संग्रह है। तो मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, संग्रह का उपयोग होता है। तो सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों के संग्रह को क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो डेफिनेशन है ये इसकी, सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जो समुच्चय होता है हम उसको कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। मान लो आपके पास कोई भी सेट है, और जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, उसको मजीला कोष्ठक के अंदर व्यक्त करते हैं। जैसे आपने ले लिया A, E, I, O एंड U। जो ये है, ये वोवेल्स है, ठीक है। तो मजीला कोष्ठक के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, जो समुच्चय के जो एलिमेंट आएंगे, वो हमेशा स्मॉल लेटर के अंतर्गत आएंगे, तथा जो समुच्चय के बाहर जो डिनोट करते हैं हम समुच्चय को, वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जो इसके अंदर जैसे ये 5 एलिमेंट है, तो प्रत्येक एलिमेंट अपने समुच्चय से बिलोंग करता है। क्या करता है, अपने समुच्चय से बिलोंग करता है। जैसे सपोज करो A belongs to A, E belongs to A, यानी प्रत्येक एलिमेंट अपने स्वयं के समुच्चय से बिलोंग करता है। अब आगे देखेंगे कि प्रत्येक समुच्चय खुद से बिलोंग नहीं करता, समुच्चय कभी खुद से बिलोंग नहीं करता, वो प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। ये जब हम उपसमुच्चय पढ़ेंगे आगे चैप्टर में 1.3 में, तब देखेंगे। अभी बात कर रहे हैं हम समुच्चय। तो सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न, यानी ये भी नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन भी अलाउड है। भिन्न भिन्न की बात करें, जैसे हमने लिया 1, 2, 3 एंड 4,
जो यहाँ पे जो 3 3 है, यहाँ पे परिभाषा के अंतर्गत क्या दे रखा है, सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों के संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। तो ये क्या है, क्या ये भिन्न भिन्न है? नहीं है। तो सेट्स के अंदर कभी भी अवयव की रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। समुच्चय की पहली प्रैक्टिस जो परिभाषा के अंतर्गत ही दे रखी है कि भाई सेट्स के अंदर किसी भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये डेफिनेशन के अंतर्गत दे रखी है। तो भाई 1 2 3 4 ये रिपीटिशन करने का मतलब ये इसका रिप्रेजेंट करने का क्या होगा, तरीका होगा। समुच्चय एक तरीके से क्या कि इसको अब रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। जैसे एक तो इसके होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, पर यार समुच्चय को भी लिखने का भी तरीका होता है कि भाई मैंने इस समुच्चय को किस संग्रह के रूप में लिखा, कि सारणीबद्ध रूप में लिखा कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखा। तो सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप ये समुच्चय को रिप्रेजेंट क्या करने के तरीके हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक एक करके एक एक लाइन को हम समझते हैं कि भाई क्या बोलना चाह रही है ये चीज। तो देखो सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित, सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों, अवयवों एलिमेंट्स के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अवयवों के संग्रह को क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब चलो जो सेट्स है यानी जो समुच्चय है इसमें सबसे पहली चीज देखो सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब ले सकते हैं अपन कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक 5 जानवरों का समूह है। इस दुनिया के सबसे खतरनाक 5 जानवरों का समूह है। तो क्या ये सुपरिभाषित है, क्या ये समुच्चय है? ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा जो 5 खतरनाक जानवर है उनको मापने का मापदंड अलग अलग हो सकता है। मेरे अनुसार मैं अलग सोच सकता हूँ, कोई और सोच सकता है, अलग सोच सकता है। कोई चींटी को भी खतरनाक बता सकता है, कोई शेर को खतरनाक बताता है, कोई कुत्ते को भी खतरनाक समझ सकता है, किसी के लिए छिपकली भी खतरनाक हो सकती है। तो ये जो मापदंड है वो फिक्स नहीं दे रखा, पैमाना नहीं दे रखा, तो इस वजह से क्या है वो सुपरिभाषित नहीं है। तो सुपरिभाषित भिन्न भिन्न, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि 1 2 3 3 4, तो 3 में क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था। तो यानी कि अवयव भी भिन्न भिन्न होने चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए 1 2 3 4, बस एक ये होना चाहिए। तो भिन्न भिन्न अवयवों के संग्रह, और जो ये जो सभी संग्रह है उनको हम मंजिला कोष्ठक के अंदर व्यक्त करते हैं। जैसे भी मंजिला कोष्ठक होता है उस मंजिला कोष्ठक के अंदर इन सभी संख्याओं को लिखते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करने का ये क्या है, तरीका है। अब समुच्चय है, समुच्चय को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई कोई सेट दे रखा है हमारे पास, जैसे सपोज करो एक समुच्चय दे रखा है k = 1 2 3 4, ठीक है। अब ये समुच्चय एक समुच्चय है, तो अब इसे हम सारणीबद्ध रूप तथा समुच्चय निर्माण रूप यानी 2 टाइप से लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है इसका, सारणीबद्ध रूप जो दे रखा है सारणीबद्ध रूप, एंड सेकंड टाइप क्या है इसका, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब देखो समुच्चय है, समुच्चय को सारणीबद्ध रूप से भी लिख सकते हैं और समुच्चय निर्माण रूप से, यानी 2 टाइप से समुच्चय को लिखा जा सकता है। यानी किसी भी संग्रह को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सारणीबद्ध रूप है तो ये क्या है 1 2 3 4, जब भी इस सीरीज यानी सीरीज में लिखा जाए तो क्या होता है, सारणीबद्ध रूप होता है। अब समुच्चय निर्माण रूप, अब इसे ही हम समुच्चय निर्माण, यानी जो आपका 1.1 है एंड 1.2 है, 1.1 अभ्यास आपको ओनली समुच्चय को लिखने के बारे में ही बताता है कि भाई समुच्चय क्या होता है, कैसे इसको लिखा जाता है, सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है और समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है। 1.1 में इसी के एग्जांपल हैं तथा कोई सेट का जो एलिमेंट है वो खुद से बिलोंग करता है, वो इसके बारे में बता रखा है। तो यानी 1.1 में ओनली समुच्चय की डेफिनेशन, उसको लिखने का तरीका
यही दे रखा है। 1.2 है जिसमें समुच्चय के प्रकार दे रखे हैं, रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, ये तीन टाइप दे रखे हैं 1.2 में। तो हम तो पहले 1.1 कर रहे हैं। तो 1.1 में सारणीबद्ध रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, ये दो इसके लिखने के तरीके हैं। तो सारणीबद्ध रूप में तो क्या है दे रखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है। अब इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसे मैं अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखूंगा। a इक्वल x, जहां ये चिन्ह किसका है, जहां, सच दैट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम दो बिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं, एक खड़ी लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं सच दैट x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू n के इक्वल है, यहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्याओं में बिलोंग करता है, तथा यहां आप और भी लिख सकते हो, तथा यहां क्या दे गए n की जो वैल्यू है, अब ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी के अनंत तक चलेगा, तो हमें तो फिक्स क्राइटेरिया फिक्स करना है भाई कि 1 से लेके 4 तक लेना है। ऐसे थोड़ी ना है कि मैं 1 से लेके, हमारे पास समष्टि यानी समष्टि में सार्वत्रिक में कुछ दे नहीं रहेगा आके, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 1 से लेके 4 तक हमारे पास समुच्चय में 4 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3 एंड 4, 4 एलिमेंट है। तो मुझे समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार लिखना है कि मैं 4 एलिमेंट को शो कर सकूं। फिर अगर समुच्चय निर्माण रूप से मुझे सारणीबद्ध रूप भी बनाना हो तो मैं उसमें भी लिख सकूं। तो देखना मैं इसे लिखता हूं कि इसकी जो वैल्यू होगी तथा इसकी वैल्यू 1 से इक्वल होगी तथा 4 से छोटी तथा 4 के बराबर होगी। ये इसका लिखने का तरीका, इसे कोष्ठक को मतलब उसको बंद कर दो। ये क्या है, इसका सारणीबद्ध रूप है। तो बेटा इसमें क्या है, 1.1 में समुच्चय तथा समुच्चय के रिप्रेजेंट करने का तरीका तथा समुच्चय की जो परिभाषा, जिसे हमने समझा संग्रह वगैरह, हमारे दैनिक जीवन के एग्जांपलों से उठा के हमने समुच्चय के उदाहरणों को समझा कि समुच्चय क्या होता है, सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल अल्फाबेट के कैपिटल से दर्शाया जाता है, यहाँ A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, इसे डिनोट किया जाता है। तथा जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा, इसमें ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो जो आपका जो फर्स्ट अध्याय है, एक चीज ये समझने की कोशिश करना, ये सेट है ना वो क्या होता है कि मझिला कोष्ठक के अंदर ही आता है। ये समझ में आया तो देखना एक बार कि a इक्वल है x के, ये किसके इक्वल है, x के, सच दैट यानी जहां x इज इक्वल n। अब आगे देखिए कि s n के इक्वल है, n नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या तो सभी होती हैं तथा अब आगे कंडीशन दे रखी है कि n की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए तथा 1 से बड़ी तथा 4 के इक्वल तथा 4 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये समुच्चय का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हमारे जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें समुच्चय के कुछ एग्जांपल तथा 1 अभ्यास में 1.1 अभ्यास में जितने क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। चलो क्या है फर्स्ट एग्जांपल क्या है इसका, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, मैथमेटिक्स की 11th की बुक है ये एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बुक के फर्स्ट 1.1 के एग्जांपल तथा इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है x² + x - 2 = 0। x² फर्स्ट एग्जांपल है x² + x - 2 = 0। इसको हमें किस रूप में लिख रहे हैं, समुच्चय रोस्टर रूप में, समुच्चय का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखे, यानी कि जो सारणीबद्ध रूप होता है वो ही रोस्टर रूप होता है। एक चीज और याद रखना कि सारणीबद्ध रूप ही रोस्टर रूप कहलाता है, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। रोस्टर रूप में क्या करना है, इसको लिखना है। आपके पास बुक होगी, बुक में देखना, ठीक है। अब इसे मैं सोल्व करता हूं तो पहले इसके मैं टुकड़े करता हूं, ठीक है। x² + 2x - x - 2 = 0। यहां से x + 2 - 1
x प्लस 2 इज इक्वल 0। यहां से क्या प्राप्त होता है हमें x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2, यानी कि दो एलिमेंट प्राप्त होते हैं 1 और -2, x के दो मूल प्राप्त होते हैं हमें। तो हमें क्या करना है, इस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास कोई भी सेट A मान लेते हैं कि A इज इक्वल मंजिला कोष्टक 1 एंड -2। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, दो एलिमेंट प्राप्त हुआ, तो इसे हमने रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में लिख दिया। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था 1.1 का, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है आपको, सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि समुच्चय दे देगा आपको कोई, जैसे समुच्चय दे देगा, ये दे देगा आपको समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय दे देगा x, जहां अब देखो यहां पे जहां x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक, x एक धन पूर्णांक है, आगे दे देगा इसमें और x स्क्वायर, और x स्क्वायर क्या है 40 से छोटा है, ठीक है। x स्क्वायर 40 से छोटा। अब इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। सेकंड एग्जांपल आपका, ये सेकंड एग्जांपल है, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, सारणीबद्ध रूप में लिखना है। पहले सोचो एक बार, बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन सोचो एक बार। अब ये हम मान लेते हैं कि a है, a इक्वल x, a x के इक्वल है, जहां x एक धन पूर्णांक है। फिर आगे कंडीशन है, x क्या है, एक धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव संख्या है, धन पूर्णांक है, और x स्क्वायर 40 से छोटा है, ठीक है। अब धन पूर्णांक मैं यहां पे लेता हूं 1 का स्क्वायर 40 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 40 से छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 40 से छोटा है, 4 का स्क्वायर 16 40 से छोटा है, 5 का स्क्वायर 25 40 से छोटा है, 6 का स्क्वायर 36 40 से छोटा है, 7 का स्क्वायर 49 क्या 40 से छोटा है, नहीं है। तो क्या 7 इसमें शामिल होगा समुच्चय में, या रोस्टर रूप में शामिल होगा, नहीं होगा। तो हम इसे रोस्टर रूप में लिख सकते हैं कि भाई हमें प्राप्त हुआ ये सेट है, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप था, इसे हम रोस्टर रूप में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 40 से छोटा है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 40 से छोटा है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 40 से छोटा है, 4 का स्क्वायर 40 से छोटा है, 5 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, एंड 6 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 7 का स्क्वायर 40 से बड़ा है। तो पॉसिबल ये कंडीशन दे रही थी भाई कि a इज इक्वल x, जहां x एक धन पूर्णांक है तथा x स्क्वायर का मान 40 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन दे रखी है और ये हमें बनानी भी आनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये आपका सेकंड एग्जांपल था। अब देखते हैं अपन थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहा है कि 1 4 9 16 25। अब देखना, मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूं, यहां पे देखना 1 4 9 16 16 25 ये देगा आपको, ठीक है। आगे टेस्ट देगा। उस समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। ये हमें दे रखा है रोस्टर रूप में, किसमें दे रखा है, रोस्टर रूप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमने मान लिया कि ये ए है कोई समुच्चय, इसमें ये एलिमेंट दे रखे हैं। अब इसे हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। तो भाई a इक्वल है x के, ठीक है, जहां एक चीज मैंने बता दिया आपको कि आप सीधी लाइन में लिख सकते हो, डॉट में लगा सकते हो, जिसे हम सच दैट बोलते हैं, ओके। तो 1 4 9, क्या आपको ये फीलिंग नहीं है इसमें कि ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्या ये n स्क्वायर है। तो x, जहां x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, x जहां x इक्वल टू n स्क्वायर, और यहां n क्या है। अब देखो यहाँ पे जो n है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां n प्राकृत संख्या ही है, n क्या है, प्राकृत संख्या है। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका था, ये सारणीबद्ध रूप था जिसे मैंने समुच्चय निर्माण रूप में इसको सोल्व कर दिया। आगे देखते हैं हम फोर्थ एग्जांपल, आगे देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। जो फोर्थ एग्जांपल है वो क्या है, समुच्चय दे रखा है आपको, समुच्चय दे रखा है 1/2 2/3 3/4
4/5, 5/6 एंड 6/7। ठीक, ये क्या है, सारणीबद्ध रूप में दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे ए मान लेते हैं कि भाई ये कोई समुच्चय है जो सारणीबद्ध रूप में दिया हुआ है, इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने से पहले एक चीज देखो कि भाई क्या दे रखा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। क्या हम इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो एक मिनट, क्या n अपॉन n प्लस 1 लेने से क्या ये सीरीज प्राप्त हो रही है? मैं पुट करता हूं, अगर n को नेचुरल नंबर मानता हूं तो क्या 1 अपॉन 1 प्लस 1 1/2 n अपॉन n प्लस 1। क्या मैं n की वैल्यू 2 मानता हूं तो क्या मुझे 2 अपॉन 3 प्राप्त होता है? क्या मैं n की वैल्यू 3 मानता हूं तो क्या मुझे 3/4 प्राप्त होता है? हां होता है। 3 अपॉन 3 प्लस 1 4, 2 अपॉन 2 प्लस 1 3, यानी 1/2 2/3 इस n अपॉन n प्लस 1 पे डिपेंड करेगा। तो सो स्टूडेंट्स आगे इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने से पहले इस सीरीज को देखें आप। सबसे पहले हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप है, उससे क्या सारणीबद्ध रूप बन सकता है? भाई जब इससे समुच्चय निर्माण रूप बनेगा ना, तो समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप भी बनेगा। ये चीज कंट्रोल होगा। ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ए जहां x x इक्वल है सच दैट x बराबर n अपॉन n प्लस 1, x n अपॉन n प्लस 1। यहां में जो n है, जहां n बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। अब एक कंडीशन लागू होती है यहाँ पे कि जो n की वैल्यू होती है, जो n की वैल्यू तथा s तो में नेचुरल नंबर इंफिनिटी अनंत तक चलेंगे, तो क्या हम सीरीज को अनंत तक चलाएंगे? नहीं, हमारे पास ओनली 6/7 दे रखा है, तो हमें 6/7 तक ही जाना है। तथा जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर 6 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 6 पुट करोगे तो 6/7 हमें प्राप्त हो रहा है। आप 1 पुट करोगे तो 1/2 प्राप्त हो रहा है। यानी समुच्चय क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर ये कंडीशन लागू होनी चाहिए। देखो एक बार, हमारे पास कोई सेट दे रखा है a, जहां x a बराबर है x के, जहां x इक्वल n अपॉन n प्लस 1, यहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा जो n है वो 1 से लेकर 6 के बीच में होना चाहिए। ओके, अब इससे अपन ये लिख सकते हैं आराम से कि भाई 1 से लेकर 6 के बीच में होना चाहिए। ये कंडीशन लग रही है, एक्सेस लिखोगे, पुट करोगे तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपको। तो इससे हम ये बना सकते हैं। ओके, ये आपका फोर्थ एग्जांपल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पांचवा जो एग्जांपल है वो क्या है, वो देखो आप। पांचवा एग्जांपल क्या बोलता है, जो पांचवा एग्जांपल है वो देखो। ये है आपका पांचवा एग्जांपल। इसमें देखा बाई और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाई और समुच्चय निर्माण रूप में, दाई और समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है। आप बुक में देख रहे हैं में समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। तो पहला दे रखा है प्रिंसिपल, यानी आप एक बात सोचें कि आपके पास फर्स्ट दे रखा है, मैं सीधा आंसर लिखूंगा इसका, ठीक है, सामने वाला फर्स्ट दे रखा है P R I N C A एंड L। या आप क्या देगा, सारणीबद्ध रूप। अब इसका जो समुच्चय निर्माण रूप है वो इसका डी ऑप्शन है, वो दे रखा है x, जहां x शब्द प्रिंसिपल P R I N C I P A L, इसको कैपिटल में करना, ठीक है। ये प्रिंसिपल का एक अक्षर है, का एक अक्षर है। देखो हमारे पास क्या दे रखा था, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था भाई प्रिंसिपल का एक अक्षर है, पर हमें जो सारणीबद्ध या सेट के समुच्चय में लिखते हैं तो हमें पता है कि भाई कभी भी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, यानी भिन्न भिन्न एलिमेंट सेट के अंदर आने चाहिए। तो क्या देखो यहाँ पे आई डबल बार आ रहा है, सिंगल बार लेना है, यहाँ पे देखो पी डबल बार आ रहा है, सिंगल बार लेना है। तो देखो इसमें P R I N C A L क्या ये समुच्चय है?
सारणीबद्ध रूप में है तो क्या इसको इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। अब सेकंड देखो, हमें दे रखा है 0, यानी इसके अंदर एक एलिमेंट दे रखा है। 0 एक एलिमेंट है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट दे रखा है 0। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, वो 1.2 में दे रखा है। अभ्यास 1.2 हम जब हल करेंगे उसमें रिक्त समुच्चय की स्पेशल रूप से डेफिनेशन है, उसके बारे में बताऊंगा मैं कि रिक्त समुच्चय क्यों होता है। फाइल को रिक्त समुच्चय कहते हैं। जब फाइल समुच्चय के अंदर आ जाता है तो वो रिक्त नहीं होता, वो एक खुद अपने आप में एलिमेंट होता है। वो सभी बातें करेंगे अगले 1.2 में। तो हमें तो इतने पता है कि भाई ये 0 दे रखा है, सो स्टूडेंट्स ये 0 दे रखा है, तो ये किसके इक्वल है, तो इसमें दे रखा है एक एग्जांपल x, ये देखो मैं लिख देता हूं आपको, x, जहां x एक पूर्णांक है, एक x पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, और x प्लस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल x, ये दे रखा है, ठीक है। तो क्या है इसमें, x एक पूर्णांक संख्या है, ओके, पूर्णांक संख्या मान गया, और x प्लस 1 बराबर 1, ये 1 के इक्वल भी है। अब यहां से आप लो इसमें x इज इक्वल क्या, 1 माइनस 1 क्या प्राप्त होगा हमें, 0 पूर्णांक है, सही बात है, 0 प्राप्त होगा। तो वो 0 एक एलिमेंट हमारे पास जिसे हम सारणीबद्ध रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सेकंड एग्जांपल था आपका, सेकंड इसका टाइप था, पांचवें उदाहरण का सेकंड बिंदु। थर्ड है इसका 1 2 3 6 9 18, ये क्या देगा आपको, ये देखो ये कोई सीरीज दे रही है 1 2 3 6 9 और 18। अब इसे हम करना क्या है, यानी ये इसमें से देखना है, ये क्या दे रखा है आपको, एक समुच्चय दे रखा है सारणीबद्ध रूप में। अब इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में देखें इस ऑप्शन में, तो ये कह रहा है इसमें ऑप्शन में कि x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। x एक धन पूर्णांक है, अपनी बुक में देखना, तथा 18 का भाजक है, क्या है, 18 का भाजक है। अब आप एक चीज देखो यहां से कि हमारे पास ये सेट दे रखा है सारणीबद्ध रूप में, और ये दे रखा है समुच्चय निर्माण में 1 2 3 6 9 और 18। तो क्या इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट है, नहीं है। इसमें देखो x एक धन पूर्णांक तथा 18 का भाजक है। अब 18 का भाजक देखो कौन कौन सी संख्या 18 का भाजक है, 1 है 18 भाग देते हैं, ठीक है, 2 है 18 भाग देते हैं, ठीक है, 3 है 18 भाग देते हैं, ठीक है, 6 है 6 से 18 जाता है, 9 दूनी 18 18 एकम 18। मतलब ये सेट इस सेट की पूरी कंडीशन पूरी कर रहा है, यानी ये जो सारणीबद्ध रूप है वो उस समुच्चय निर्माण रूप की पूरी कंडीशन पूरी कर रहा है, ये इसके इक्वल है। चौथा पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट है। एग्जांपल नंबर 5 है 1.1 का, देख लें अपनी बुक खोल के, अगर यहां से नहीं दिख रहा है कुछ तो समझने की कोशिश करें, बस उतना ही काफी रहेगा। पांचवा क्या है, 3 और -3। इसका जो चौथा है वो देगा 3 और -3। ओके, क्या 3 और -3, x एक धन पूर्णांक है, ये इसका बी आंसर होगा इसमें। x जहां x एक क्या देगा, पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -9 इज इक्वल 0। सोचो अगर मैं इस समुच्चय को सोल्व करता एक पूर्णांक संख्या है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x बराबर ±3, मेरे पास ये प्राप्त होता। तो क्या मैं ±3 को किसी भी सेट में या सारणीबद्ध रूप में कैसे लिख सकता हूं, वो देखो एक बार। मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं इसको a के इक्वल मानता कि भाई कोई भी सेट a है वो इसके इक्वल है, कोई भी सेट a है वो इसके इक्वल है, मैं मानूंगा कि इस समुच्चय निर्माण रूप को मुझे सारणीबद्ध रूप में लिखना है, तो मेरे पास प्राप्त होगा ±3। मैं इसको सारणीबद्ध रूप में कैसे लिख सकता हूं, a = -3 × 3, यही तो है इसका आंसर, यानी 3 और -3 इस रूप में हम लिख सकते हैं। ये इसके सारे एग्जांपल थे 1.1 के। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चनों की, कि इसके प्रत्येक क्वेश्चन 1 से लेकर कितने क्वेश्चन है इसमें देख लेना। ये बुक है आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसके सॉल्यूशन है सारे और इसकी थ्योरी है। प्रश्नावली 1.1।
अब इसमें बोल रहा है 1.1 में पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कौन से समुच्चय है, हमें बताना है कि कौन से समुच्चय है, ये हमें उत्तर बताना है। ठीक है, पहला बोल रहे हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, तो वर्ष के सभी महीने जैसे स्टार्ट होता है जनवरी, जून एंड जुलाई, तीन ही है, तो ये क्या है कि सुपरिभाषित, यानी सुपरिभाषित यानी दे रखा है कि भाई तीन है, जून, जुलाई और जनवरी, तीन दे रखे हैं, तो एक सुपरिभाषित संग्रह है। 12 महीनों में पता है हमें, तीन महीनों के नाम पता है, जनवरी, जून, जुलाई, जो जैसे स्टार्ट होते हैं, तो ये क्या है, एक समुच्चय है। तो फर्स्ट क्या है भाई, एक सुपरिभाषित समुच्चय है, फर्स्ट सही है, सही है, समुच्चय। ओके, सेकंड क्या बोलता है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह देखना है एक बार, लेखकों का संग्रह। क्या बात है, इसमें हमें दे रखा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या ये समुच्चय है? सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय की परिभाषा की, भाई सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न अवयवों के संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। गौर करना बात पे कि सुपरिभाषित, क्या ये सुपरिभाषित है? भाई भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, आप भी एक प्रतिभाशाली लेखक हो, मैं भी अधिक प्रतिभाशाली लेखक हूं, सभी अधिक प्रतिभाशाली लेखक। कोई के अनुसार मुंशी प्रेमचंद अधिक प्रतिभाशाली लेखक, सबके अनुसार अलग अलग प्रतिभाशाली, कोई मापदंड नहीं दे रखा, तो ये सुपरिभाषित नहीं हुआ, तो ये एक समुच्चय नहीं है, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ओके, तो सेकंड समुच्चय नहीं है, थोड़ा उसका चिन्ह यहाँ पे कि भाई सेकंड है। अपनी बुक खोलना, देखना 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड क्या बोलता है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। क्या बात है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ, कोई मापदंड नहीं देगा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में। मैं भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, सभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मानते हैं। मापदंड क्या है, ओडीआई है, टी20 है, टेस्ट है, मैं भी विराट कोहली को मानता हूँ। सबको अलग अलग होता है, सब अपने आप को मानते हैं, किसी और को मानते हैं, पर क्या है, क्या सबसे अधिक प्रतिभाशाली बैट्समैन है 11 नहीं है, तो एक सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित में तो इसको क्रॉस करो भाई, थर्ड क्या है, क्रॉस है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हमारी कक्षा, मेरी कक्षा में 120 बच्चे हैं, मेरी कक्षा में कितने बच्चे हैं, 120 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या है, सुपरिभाषित संग्रह। हमें पता है कि सामने 120 स्टूडेंट बैठे हैं, सुपरिभाषित है। कक्षा दे रखी है कि भाई ये मान लो कि 11th कक्षा चल रही है, तो 11th कक्षा में 120 स्टूडेंट है, सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ, विश्व आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। क्या है, एक समुच्चय। ठीक है, क्या है, एक समुच्चय। ओके, ये 4 टाइप है इसका, चौथा, पांचवा। अब पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा तो इसका फर्स्ट का पांचवा है, वो क्या बोल रहा है, वो देखो कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत, भाई 99 भी है, 98 भी है, 701 भी है, दे रखा है। सुपरिभाषित संग्रह दे रखा है कि यार 100 से कम सिर्फ प्राकृत संख्याओं का संग्रह। पता है मुझे नहीं, आप छोटी संख्या है इसमें, ठीक है, सुपरिभाषित है। आप भी समझ गए होंगे कि भाई ये समुच्चय। तो पांचवा क्या है, एक समुच्चय। ऐड कर देंगे इसको। छठवां क्या है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। क्या है, समुच्चय। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। उपन्यासों का संग्रह क्या है, क्या ये समुच्चय है? देखो, लेखक प्रेमचंद, अब दे रखा है सुपरिभाषित दे रखा है। पहले क्या था,
सुपरिभाषित दे रखा, क्यों दे रखा? क्योंकि लेखक प्रेमचंद स्पेशल रूप से यानी दे रखा है कि संग्रह दे रखा है लेखक प्रेमचंद के ही लिखित उपन्यासों का संग्रह बताओ आप मुझे। तो हमें पता है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, तो हम ये संग्रह में डाल सकते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार से समुच्चय है। ओके, राइट, ये समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी सम, हमें पता है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। तो सभी समपूर्णांक, सभी समपूर्णांक क्या हो गए यहाँ पे? कौन सा है? सातवां, सभी समपूर्णांक जैसे 2 4 डैश डैश जैसे यहाँ तक चलेगा इंफिनिटी तक। तो भाई ये भी क्या है? एक समुच्चय। सभी समपूर्णांकों का क्या है? एक समुच्चय। पर कंडीशन क्या है? समुच्चय परिमित है कि अपरिमित है, वो हम 1.2 में लिखेंगे भाई कि परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है, वो इस तरह से रूप से परिभाषा के रूप में समझेंगे। पर भाई ये एक समुच्चय है 2 से लेकर इंफिनिटी तक, या 2 4 6 8 10 एक समपूर्णांक दे रखे हैं। ओके, तो ये भी क्या है? एक समुच्चय है। नौवां क्या दे रखे हैं? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, जानवरों का संग्रह। आप जब भी इस लेक्चर को देखें तो अपनी बुक साथ रखें, क्योंकि कुछ मैं लिख नहीं पाऊंगा, कुछ मैं अपने मुंह से बोलता हूँ, इतना टाइप ना कर पाऊं, तो बुक में देख लें। सभी एग्जांपल है, सभी के एग्जांपल समझा रहा हूँ। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखा कर रहा हूँ, इससे बेहतर क्या होगा? खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो यार मेरे अनुसार तो खतरनाक जानवर चींटी भी हो सकती है, छिपकली भी हो सकती है, भालू भी हो सकता है। मापदंड नहीं दे रखा, एक मापदंड होना चाहिए कि किस बेस पे सबसे खतरनाक है। फिक्स पैमाना नहीं है हमारे पास, यानी एक तरीके से सुपरिभाषित नहीं है, सबके नजरिए से अलग अलग हो सकता है, तो ये समुच्चय नहीं है। ओके, एक समुच्चय नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। परिभाषा पे फोकस करो। सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों के संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन? देखिए सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए ए कोई सेट दे रखा हमारे पास, सपोज करो ये ए दे रखा है 1 2 3 4 and 5 and 6। ओके, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये क्या होता है? चिन्ह याद रखना, ये होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन होता है ये, और इसी के ऊपर ऐसे कर दे तो नॉट बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, ये वाली याद रखना। ये संबंध रखता है और संबंध नहीं रखता है, ये वाली बात याद रखना। ओके, तो भाई बोल रहा है ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्या फर्स्ट दे रखा है कि 5 क्या बिलोंग करता है, क्या नहीं बिलोंग करता, नॉट बिलोंग्स टू। तो देखो क्या सेट के अंदर क्या है? 5। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने खुद के समुच्चय में बिलोंग करता है। तो देखो 5 दे रखा है, सेट के अंदर दे रखा है, तो भाई वो 5 ऐसे तो बिलोंग अपने खुद के समुच्चय से तो वो बिलोंग करेगा ही। तो 5 क्या करेगा यहाँ पे? बिलोंग्स टू। ओके, सेकंड देखो 8, क्या सेट में 8 दे रखा है? नहीं दे रखा, नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड देखो 0, क्या समुच्चय में 0 दे रखा है? नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया होगा? ओके, वैसे अब 4 समुच्चय में दे रखा है, समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट अपने समुच्चय में बिलोंग करता है। ये बात हमेशा याद रखना कि समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट अपने स्वयं के समुच्चय में बिलोंग करता है, एलिमेंट में कभी बिलोंग नहीं करेगा कि 3 बिलोंग्स टू 3, ऐसे नहीं। 2 बिलोंग्स टू A, समुच्चय में बिलोंग करेगा, और कभी सेट खुद के सेट में कभी बिलोंग नहीं करेगा। A बिलोंग्स टू A कभी बिलोंग नहीं करेगा, वो खुद का उपसमुच्चय होगा, जो हम 1.4 में देखेंगे कि कोई सेट का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, और क्यों प्रत्येक सेट खुद का उपसमुच्चय कैसे होता है, या फाइव प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, उस टाइम देखेंगे स्पेशल रूप से। ओके, तो ये क्या देगा? 4 सेट के अंदर देगा, तो ये बिलोंग्स टू A, राइट है। पांचवा देखो, पांचवा क्या देगा इसमें? 2, क्या 2 A के अंदर है? भाई हमारे सेट के अंदर 2 दे रखा है, तो 2 तो A के अंदर बिलोंग करेगा ही। मैंने बताया था, कुछ नहीं बताया था कि भाई 2 कोई भी समुच्चय के अंदर जो भी एलिमेंट दे रखा होगा वो अपने सेट से बिलोंग करेगा।
छठवां देखो 10 क्या इसे बिलोंग करता है? 10 दूर दूर तक सेट में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो बिना किसी कष्ट के आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई डीप है नहीं। अगर एक एक लाइन को ध्यान से सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे सामने स्टूडेंट्स भी नहीं है फिर भी मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आगे। निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखिए। किसमें लिखिए? रोस्टर, यानी समुच्चय निर्माण। हमें तो पता ही है ना कि दो रूप में लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप या सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध का रूप का दूसरा नाम होता है रोस्टर रूप। ठीक है, ओके। देखो फिर आपको पता है इतना, आपको बता दिया तो पढ़ सकते हो कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल तीसरे का जो एग्जांपल का क्वेश्चन दे रखा है a = x, जहां x एक क्या दे रखा है? पूर्णांक है और इसकी वैल्यू -3 से बड़ी एंड 7 से छोटी है। ओके, फोकस करो इस पे, देखते हैं क्या है। x एक पूर्णांक है, सबसे पहले चीज पूर्णांक संख्या के नेगेटिव भी आएगी, पॉजिटिव नंबर भी आएगा इसमें। ओके, तो पूर्णांक और -3 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। अब इसे हम सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं। सपोज दैट a = क्या x -3 से बड़ा है तो -2 आएगा इसमें, एंड -1 आएगा इसमें, 0 भी आएगा इसमें, और 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। ठीक है, ये इसके समुच्चय में जो सारे एलिमेंट हैं वो ये आएंगे। -3 से 7 के बीच के सभी एलिमेंट इसमें आएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स ये -2 से 6 तक हमने जो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था उसको हमने सारणीबद्ध रूप में लिख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का। ये थर्ड का सेकंड देखो, हमारे पास दे रखा है b = कोई x के इक्वल है जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम है एक प्राकृत संख्या। देखो इसको सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है? सबसे पहले माइंडसेट कि b इक्वल दे रखा है x के जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है 6 से कम, तो भाई लिख दो भाई। अब इतना तो आपको समझा ही दिया, लिख सकते हो आप 1 2 3 4 5। 6 से तो भाई ये भाई आपका सारणीबद्ध रूप है। सेकंड, अब थर्ड की बात करते हैं। इसकी थर्ड, इसका थर्ड क्या दे रखा है देखना। इसका जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? c क्या दे रखा है? c = x जहां x एक अभाज्य संख्या है। x एक क्या है? अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। किसकी भाजक है? 60 की भाजक है। देखने को अब सोचो हमारे पास क्या दे रखा है? कोई भी सेट C दे रखा है, कोई भी सेट C दे रखा है जो x जहां f एक अभाज्य संख्या है जो 60 की क्या है? भाजक है। अब 60 की भाजक है, 60 के आप जब लघुत्तम लोगे तो इसके टुकड़े करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 2², एक आएगा आपके पास 3 एंड क्या आएगा आपके पास? 5 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 3 एंड 5। इसके जब लघुत्तम लोगे आपके पास ये आएगा। रिपीटिशन नॉट अलाउड, सो स्टूडेंट c = 2 3 5। अभाज्य पूछता है, अभाज्य 2 3 5 60 की भाजक है। ओके, ये c का एग्जांपल से थोड़ी थर्ड क्वेश्चन का ये थर्ड टाइप देखा। ये अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है इसमें?
कोई भी समुच्चय दे रखा आपके पास डी एक्स, जहां एक्स एक अभाज्य संख्या, ये फोर्थ था, सी वाला हमने क्या है, डी वाला कर दिया, सॉरी ये फोर्थ वाला है, थर्ड अब करेंगे, थर्ड वाला बीच में रह गया, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है, क्या बोल रहा है थर्ड, बोल रहा है सी एक्स, जहां एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, दो अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योगफल क्या है 8, जिसके अंकों का योगफल 8 है। ओके, चलो इसको देखो, समझना है इस क्वेश्चन को। हमारे पास दे रखा है समुच्चय सी, हमारे पास क्या दे रखा है कि समुच्चय दे रखा है सी, दे रखा है सी इक्वल है एक्स के, जहां एक्स क्या है सच दैट सी इक्वल एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, दो अंकों की संख्या है, दो ऐसी प्राकृत संख्या है, हमें संख्या भी कैसी लेनी है, प्राकृत संख्या लेनी है, जिनके अंकों का योग क्या है 8 है। तो सोचो एक मिनट, क्या मैं ये ले सकता हूं 7 8 है, 6 2 8 है, 5 3 4 4 3 5 3 5 2 6 2 6 1 7 एंड 0। क्या ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? हाँ बिल्कुल प्राकृत संख्याएं हैं, और इन सभी संख्याओं का योग क्या 8 है, 7 1 8 और 7 plus 1 8, 6 plus 2 8, 5 plus 3 8, 4 plus 4 8, 5 plus 3 8, 2 plus 6 8, 1 plus 7 8, 8 plus 0 8। ये जो सभी संख्याएं हैं उनके योग क्या हो रहा है 8 हो रहा है, और सभी संख्याएं क्या है प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप था, इसे हमने सारणीबद्ध रूप में लिख दिया है। ओके, चलो अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन है वही कि त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। आपने समझ लिया तो आप आराम से कर सकते हैं, अपनी बुक पास रखें, बस मैं जो बोल रहा हूं उसको देखें, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं लिखने में पर होगी नहीं, मेरा विश्वास करो, आप अपनी बुक खोलो, वहां से समझने की कोशिश करो, मैं जैसे समझा रहा हूं उन चीजों को आप देखते रहें कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया, किस प्रकार मैं बोल रहा हूं, मेरी लफ्जों पे ध्यान रखो आप कि मैं किस प्रकार से बोल रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं। तो पांचवा देखो आप, हमारे पास दे रखा है त्रिकोणमिति, टी देखना कैपिटल में है, ये त्रिकोणमिति है। ओके, इसे हमें क्या कहना है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इस शब्द के सभी अक्षरों का क्या है समुच्चय। पहली चीज, किसी भी सेट में लिखने के लिए हमें रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो हम इसे मजिला पुस्तक में नहीं लिखेंगे, ये याद रखना दिमाग में। तो इसमें रिपीटिशन किस किस चीज की हो रही है, क्या देखो आप, इसमें रिपीटिशन किसकी हो रही है भाई, ओ डबल आर आ रहा है, टी डबल आर आ रहा है, और देखो इसमें क्या है, आई आ रहा है क्या डबल आर में, नहीं आ रहा, जी आ रहा है नहीं आ रहा, एन आ रहा है नहीं आ रहा, एम ई आर देखो आर आ गया। तो जो रिपीटिशन है वो नॉट अलाउड है, सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों के संग्रह, हमें भिन्न भिन्न अवयव लेने हैं, तो लिखो इसमें टी एक बार, आर एक बार, आई एक बार, जी एक बार, ओ एन एम ई वाई, ये अब समुच्चय है, क्या है ये समुच्चय। ओके, एफ दे रखा है, ये एफ के इक्वल है, पांचवा ई के इक्वल है। ओके, पांचवा क्वेश्चन है ई के इक्वल है, सेट ई के इक्वल है। तो जो ई के इक्वल दे रखा है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को हम जब
किसी भी समुच्चय के रूप में या संग्रह के रूप में लिखने से पहले हमें एक ही दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भाई वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए तथा रिपीटिशन भिन्न भिन्न होनी चाहिए तथा सुपरिभाषित होनी चाहिए। सुपरिभाषित है, भिन्न भिन्न नहीं थे, रिपीट हो रहे थे, तो उन्हें हमने उन चीजों को हमने हटाया कि जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे, तो उन्हें हमने एक बार लिखा और इसका ये वर्ड बन गया इस समुच्चय का त्रिकोणमिति का समुच्चय हमने सारणीबद्ध में नीचे लिख दिया है। अब देखो अब छठवें का और तीसरे का छठा क्वेश्चन 30 में चल रहा है भाई, याद रखना। तीसरे का छठवा क्या बोल रहा है, एफ दे रखा है हमें बेटर। अब देखो यहाँ पे बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, गौर करना बात पे, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखो अब इसे हम सेट में कैसे समुच्चय में कैसे लिख सकते हैं भाई, रिपीटिशन, टी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, तो बी कोमे का चिन्ह का प्रयोग करना है समुच्चय को लिखने के लिए, कोमा मंजिला कोष्ठक ये याद रखना है, टी कोई भी चीज गलत ना करें, आर ओके। देखो कोई रिपीट नहीं हो रहा, टी आर, समझ गए। इसे हमें समुच्चय यानी सारणीबद्ध रूप में लिख दिया है। ये हमें कोई सेट है, इसमें संग्रह को हमने सारणीबद्ध रूप में, इसमें कोई रिपीट नहीं होना चाहिए समुच्चय की परिभाषा के अनुसार, जो कोई रिपीट नहीं हो रहा सुपरिभाषित है ओके सब कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो सो स्टूडेंट्स ये हमने समुच्चय के बारे में जानकारी ली, कैसे क्या पोस्ट रूप में इसको लिखा जा सकता है जिसे हम सारणीबद्ध रूप में कहते हैं ओके। चौथा क्वेश्चन देखो भाई, 6 क्वेश्चन है इसमें टोटल, फोर्थ क्वेश्चन देखो, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में, अब हमें रोस्टर रूप में दिया हुआ है, अब उसे हम समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास, हमारे पास दे रखा है 3 6 9 एंड 12 है ओके स्टूडेंट्स। तो क्या क्या फीलिंग आ रही है आपके इस क्वेश्चन को देखते हुए, क्या ये 3 का गुणज नहीं है, 3 3 गुना 6 3 3 9 3 4 12 3 का गुणज है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें एक चीज, तो इसे एक एक और मान लेते हो, किताबों में मान नहीं रखा इसको, एक एक और मान लेते हो कि कोई भी समुच्चय हम एक एक और लिख कैसे लिख सकते हैं ओके। तो भाई 3 का गुणज दे रखा है, तो इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो ये 3 का गुणज हमें दिख रहा है, ये 3 मैं कर देता हूं और दिखा देता हूं ओके। अब तो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलो इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। ये देखो क्या लिख सकता हूं मैं, सोचो a x के इक्वल है such that x इक्वल 3n, 3 का गुणज है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करता है n से। अब अगर मैं इसमें कुछ कंडीशन नहीं लगाऊंगा आगे, तो नेचुरल नंबर तो अनंत तक चलेंगे, तो अनंत भाई में कितने नंबर हमारे पास, तो 3 6 9 12 दे रखे हैं, सुपरिभाषित संग्रह बनाना है हमको। तो क्या करेंगे, तथा आप इसकी जगह और भी लिख सकते हो, तथा जो n की वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट हो, तथा n कहां तक होना चाहिए, 4 तक। ये लो क्या जोड़ा है इसमें, कुछ जोड़ नहीं है। समुच्चय A इक्वल है x के, जहां x 3n के बराबर है, जहां जो n दे रखा है वो n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तथा जो इस n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 4 तक होनी चाहिए। जब आप यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 एंड 4, तभी आपको ये वाला प्रोग्राम प्राप्त होगा। समझे, हर चीज की कंडीशन होती है, जो मैं बोल रहा हूँ उस वर्ड पे आप गौर करें कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में मैंने इसको बना दिया। चौथे का जो फर्स्ट है, फोर्थ का जो सेकंड है वो क्या बोलता है वो देखो आप। फोर्थ का सेकंड है, बोलता है कि 4 ऐड 16 32। देखो क्या 2 4 8 16 32, क्या आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए ये फीलिंग नहीं आ रही कि ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है? क्या ये फीलिंग नहीं आ रही आपको? आ रही है ना?
तो हमें इसे सारणीबद्ध रूप दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इससे हमें इजी होगा देखना कैसे लिखेंगे हम। इसे मैं सेट एक इक्वल मान लेता हूँ, इसे आप एक इक्वल मान लें। ओके, जब हम इसे आगे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू x सच दैट जहां x किसके इक्वल होगा, x इक्वल टू n स्क्वायर, किसके इक्वल, n 2 की पावर n। सो यहां से n स्क्वायर नहीं होगा, 2 की पावर ले रहे हैं हम तो 2 की पावर n। ओके, 2 की पावर जितनी बढ़ाते जाओगे आपको समुच्चय प्राप्त होता जाएगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर किसके मध्य होनी चाहिए, 5 तक होनी चाहिए। लोग क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सारणीबद्ध रूप दे रखा था जिसको मैंने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे अब सोचो एक बार इस क्वेश्चन को देखो आप, 2 4 8 16 32 16 32 दे रखा है। अब मैं इसको इसमें लिखूंगा, किस प्रकार लिखूंगा, क्या आपको फीलिंग नहीं आ रही कि यार ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर स्क्वायर का 4 है, 2 की पावर 3 की पावर 8 है, 2 की पावर 4 का 16, 2 की पावर 5 का 32। इस प्रकार से आपको फीलिंग नहीं आ रही होगी यार कि दिख रहा है कि 2 की पावर 5 का 32 आ रहा है, दिख रहा होगा। तो इसको हमें ये अंदर से आ रहा है कि यार कि 2 की पावर n होना चाहिए, 2 की पावर n होगा तो, और फिर उसमें आगे हम कंडीशन लगा देंगे तो हमें एक समुच्चय निर्माण रूप में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स a इज इक्वल x, x जहां x की पावर 2 की पावर है, यानी कि 2 की पावर में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में कंडीशन है कि 1 से लेकर 5 तक होगा तभी आंसर आएगा। 6 ले लो, 6 लोगे तो आंसर डबल हो जाएगा। आपने 4 लिया, 4 लेते आपका आंसर 16 आएगा। ऐसा है समुच्चय, इसको समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो कि a x के इक्वल है जहां x 2 की पावर n है बराबर 2 की पावर n है, और जहां n बिलोंग्स टू n, यहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा जो ये n दे रखा है वो n की कंडीशन और दे रखी है कि वो 1 से लेकर 5 तक होना चाहिए। ओके, तो इसको ऐसे इसको मैंने लिख दिया समुच्चय निर्माण रूप में। सेकंड को थर्ड देखो आप, थर्ड क्या बोलता है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है 5 25 125 एंड 625। सो स्टूडेंट्स इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने से पहले आप कुछ सोचते तो होंगे क्वेश्चन के बारे में कि भाई ये सेट दे रखा है, सारणीबद्ध रूप में दे रखा है तो किस प्रकार लिखेंगे। तो आपको देखते ही पहले चीज तो क्वेश्चन की फीलिंग आनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, क्या हो क्या रहा है इसमें। देखो स्टूडेंट्स 5 की पावर 1 के 5 होता है बिल्कुल, 5 का स्क्वायर क्या 25 होता है 5 का क्यूब क्या 125 होता है 5 की पावर 4 क्या 625 होता है। तो यार सीधा दे रखा है कि 5 की पावर n कर दो, 5 की पावर n कर देंगे आगे और फिर उसमें कंडीशन लगा देंगे तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स देखो हमारे पास मान लो कोई भी सेट दे रखा है जो x के इक्वल है सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। अब इसमें भी कंडीशन है कि क्या n तो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा, हमें लेना है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा जो n की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, 1 से लेकर 4 तक होगी। n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक होगी। सो स्टूडेंट्स इस सारणीबद्ध रूप को हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है। क्या जोड़ा है, कुछ जोड़ दिया है, आराम से इसको हम इसमें लिख सकते हैं, इसको इसमें लिख सकते हैं। थोड़ा बच्चों को ये हार्ड लगता होगा कि यार समुच्चय निर्माण रूप में लिखना थोड़ा हार्ड है। अगर बेसिक से देखोगे सोचोगे कि यार देखो a इक्वल है x की जहां x की पावर बराबर 5 की पावर n तथा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तब 1 n की वैल्यू 1 से लेकर 4 जो ये था नहीं n बिलोंग्स टू यहां दे रखा है जो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा 1 n से इक्वल तथा 4 से छोटा होना चाहिए, 4 के इक्वल का 4 छोटा होना चाहिए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमने कर लिया, फोर्थ का थर्ड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ का थर्ड का है। अब फोर्थ का पांचवा क्वेश्चन देखो, फोर्थ का पांचवा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, थर्ड का तो फोर्थ देखो ना यार, फोर्थ का फोर्थ देखो 2 4 6। अब आगे देखो, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसको मान लेता हूं कि भाई कि ये कोई a के इक्वल है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, 2 का
गुणज आ रहा है, 2 का गुणज। इसको एक तरीका और है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि समधन पूर्णांक, क्या ये सभी समधन पूर्णांक संख्याएं हैं? देखो एक बार, क्या ये सभी समधन पूर्णांक संख्याएं हैं? या आप इसे लिख सकते हो कि 2 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमारे पास बुक में 3 एलिमेंट ही दे रखे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की x के इक्वल है जहां x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां से देखो थता, जो थता क्या लगाओगे आगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई कंडीशन ही नहीं है भाई कि नेचुरल नंबर अनंत तक है तो आप भी अनंत तक ही चलो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा ये समुच्चय निर्माण रूप में कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन कितना इजी है देखो बताओ यार, 2 4 6 x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर बिलोंग करना चाहिए। इससे क्या इजी क्या मिलेगा आपको, चौथे का फोर्थ, ये सारणी को दे रखा था समुच्चय निर्माण रूप में हमने लिख दिया। इसका पांचवा देखो, पांचवा देख लेंगे 1 4 9, ये 100 है। अब देखो क्या है, ये 1 है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यानी प्रत्येक संख्या क्या दे रखा है यहाँ पे, वर्ग दे रखा है। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, n स्क्वायर लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो देखो भाई मैं लिखूंगा यहाँ पे, मान लो कोई सेट A है जहाँ x इक्वल है, और x जहाँ सॉरी A इक्वल है x के, जहाँ x इक्वल है n स्क्वायर के, और ये n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तथा जो इसकी वैल्यू आएगी, जो क्या आएगी इसकी वैल्यू आएगी, वो कहां से कहां तक है, 1 से लेके 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100। लो सो स्टूडेंट्स देखो यार क्या कितना इजी क्वेश्चन है, अब इससे ज्यादा बेसिक से कौन समझा सकता है। सोचो a इक्वल है x के, जहां x बराबर n स्क्वायर, यानी प्रत्येक संख्या का स्क्वायर, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर में बिलोंग किया है तो नेचुरल प्रत्येक संख्या का स्क्वायर किया, प्रत्येक संख्या स्क्वायर किया, फिर कंडीशन लगाई भाई कि 10 से छोटी होनी चाहिए वो संख्या, तथा बराबर होनी चाहिए 10 की, तथा 10 से छोटी और 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 के बराबर तो 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये कंडीशन 500 हो गई। हमारा चौथा क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक का 1.1 का कंप्लीट हो गया है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है। पांचवा क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध या सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, लिखो भाई रोस्टर रूप में अपने अपनी बुक में। देखो पांचवा क्वेश्चन, इसका फर्स्ट ए दे गया x, जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या देखेंगे इसमें, x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो एक सेट बना दो आप, चलने दो अपने क्या है, ये हो गया आपका। यानी कि समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप लिखना बच्चों को भी इजी लगता है, इजी है ये, इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं है ये। सेकंड देखो भी देगा x, जहां x एक पूर्णांक है, क्या देगा एक पूर्णांक है, ओके, -1/2 से x 9/2, अच्छा इसके बीच में होना चाहिए x एक पूर्णांक है, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर होंगे, तो -1/2 से बड़ा नंबर क्या आएगा हमारे पास, देखो भाई सारणीबद्ध रूप में देखो आराम से देखो, इतना हार्ड नहीं है, तो -1/2 है दे रखा है हमारे पास, तो 0 हो गया है ना, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया एंड 4 हो गया। यानी कि जो समुच्चय निर्माण रूप में देखेंगे तो -1/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तथा 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या ये फुलफिल कर रहा है ये समुच्चय, देखो ये समुच्चय इस कंडीशन की फुलफिल कर रहा है। ये सारणीबद्ध रूप में था, सॉरी समुच्चय निर्माण रूप में था जिसे हमने
सारणीबद्ध रूप में लिख दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, पांचवे का थर्ड क्या है? c इक्वल दे रखा है x, जहां x एक पूर्णांक है, जहां x क्या है? एक पूर्णांक है, एक क्या दे रखा है? x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर 4 से या 4 से छोटा है। तो देखो स्टूडेंट, c हमें दे रखा है x, जहां x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर की वैल्यू जो क्या है वो 4 से छोटी दे रखी है। तो x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे आप। अगर 1 करोगे 1 का स्क्वायर क्या 4 से छोटा है? ठीक है। y 2 का स्क्वायर क्या 4 से छोटा है? इक्वल है 4 के। 3 का स्क्वायर क्या 4 से छोटा है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे हम लिखते हैं क्या, इसमें अब एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड इसमें दो नंबर आएंगे इसमें कि x एक पूर्णांक है तथा x स्क्वायर का मान 4 से छोटा है। ये सारी कंडीशन ये फुलफिल कर रहे हैं। क्या x एक पूर्णांक है, जहां x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, ये वाली कंडीशन जो 4 से छोटा है। पांचवें का थर्ड, पांचवे का जो फोर्थ है वो क्या दे रखा है? ई दे रखा है, ई दे रखा है एक्स दे रखा है यहाँ पे एक वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन होते। क्या लिखोगे आप इसको? जनवरी में होते हैं तो इसमें आएगा, एक तो आएगा फरवरी, अप्रैल, देखते जाओ, जनवरी में नहीं होता, जनवरी में होता है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में नहीं होते, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, मई में होते हैं, यानी 31 दिन होते हैं, मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जुलाई में होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं। इस प्रकार से आप सेट बना सकते हो इसका। जिस महीने में 31 दिन होते हैं वो तो क्या लिखना है इसमें, यानी जिस महीने में 31 दिन नहीं होते वो यहाँ पे लिखना है। ओके, पांचवा हो जाएगा आराम से। छठवां देखो, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब ए ई आई इनको छोड़ देना, बाकी सभी लिख देना, यानी बी सी डी एफ जी एच आई तो आई वगैरह आगे ना हो उसमें जे, तो ये सभी जो है एलिमेंट है वो किस में आ जाएंगे? जो के से पहले आता है। ओके स्टूडेंट, तो पांचवे का जो छठा है वो भी ऐसे हो जाएगा। अब जो छठवां क्वेश्चन है, कौन सा? जो छठवां क्वेश्चन है वो क्या है? देखो छठवां है, देखो भाई स्टूडेंट्स, देखो बाई और राष्ट्र रूप में लिखित और दाई और समुच्चय, बाई और राष्ट्र रूप में लिखित, दाई और समुच्चय रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास देखो फर्स्ट दे रखा है 1 2 3 6 1 2 3 6 दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 6 दे रखा है, तो ये किस में मैच है? आप देखो इसमें क्या 1 2 3 6 अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। देखो एक क्या 6 की भाजक है? क्या x 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है? क्या x एक प्राकृत संख्या है और एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है? ये बिल्कुल सही है, x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। इसका क्या आएगा? x ये क्या एक प्राकृत संख्या है और एक 6 की भाजक है। सेकंड वाला देखो 2 3 2 एंड 3, ये किससे मैच खा रहा है? 2 एंड 3 खाएगा मैच b से। क्या अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 एंड 3, 6 की जो भाजक भी है, तो इसका जो बी ऑप्शन है सेकंड वाले का वो उससे मैच खाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो मैथमेटिक्स यानी मैथ्स। अब आपको मैंने जो क्वेश्चन करवाया था मैथमेटिक्स को आप रिपीटिशन नहीं होने दोगे तो आप मैथ्स में लिख दोगे,
यानी कोई भी मैथमेटिक्स का वर्ड है, अगर आप उसको रिपीट यानी रिपीट हो रहे हैं उसमें, देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, सॉरी एम रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, इस प्रकार जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है उन रिपीटेशन को नोट अलाउ करना है, उनमें सिग्नल लेना है। इस प्रकार थर्ड का क्या हो जाएगा, डी, थर्ड इज इक्वल टू डी। फोर्थ का 1 3 5 7 9, क्या ये विषम परावर्त संख्या दिख रही है आपको, तो विषम परावर्त संख्या दिख रही है तो बी, x संख्या 10 से कम एक विषम परावर्त संख्या। फोर्थ वाला किससे मैच खाएगा, फोर्थ वाला खाएगा बी से मैच खाएगा, और ये पर ए था, सेकंड का ए था, मैंने बोला था आपको कि 6 की भाजक है, वो ए ऑप्शन में था। ओके, इस प्रकार स्टूडेंट समुच्चय की 1.1 का हमने संपूर्ण सॉल्यूशन देख लिया है, इसके एग्जांपल देख लिए हैं, इसके प्रत्येक क्वेश्चन का हल देख लिया है, कैसे क्या समुच्चय था, सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित है, भिन्न-भिन्न अवयवों के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सारणीबद्ध रूप देखा हमने, समुच्चय निर्माण रूप देखा, कैसे हम इसको कैपिटल अल्फाबेट कैपिटल एलिमेंट से इसको डिनोट किया, कैसे सेट के अंदर स्मॉल लेटर लिए, और कैसे हर सेट का हर एलिमेंट अपने सेट से बिलोंग करता है, ये चीज देखी। और प्रत्येक सेट को हमने सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिखा, और समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में लिखा। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, इजी काम था, सब कुछ एग्जांपल दे रखे थे 3-4 तो इसके, और 6 इसके क्वेश्चन दे रखे थे जो मैंने आपको बता दिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा अभ्यास 1.1 का सब कुछ मैटर था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 1.2 जो रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय और परिमित तथा अपरिमित समुच्चय के बारे में बताता है, उनके सभी एग्जांपल और उनकी डेफिनेशंस, कैसे क्या बेसिक है, कैसे क्या परिमित होता है, कैसे क्या अपरिमित होता है, और कैसे क्या रिक्त समुच्चय होता है, कैसे क्या समान समुच्चय होता है, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में जो चीज समझ में ना आई हो कमेंट कर देना, कुछ त्रुटि हो जाए तो ठीक है बता दिया करो, कोई बड़ी भाई बात नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है समुच्चय का 1.1। नेक्स्ट लेक्चर 1.2 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ 1.2 अभ्यास को लेकर 1.3 1.4 बाद में डाल देंगे। इसी प्रकार हमारा मैथ्स का क्रम चलता रहेगा कि 9th 10th 11th 12th सभी लेक्चर डाले जाएंगे, सभी को स्पष्ट तरीके से समझाया जाएगा। सभी कोई दिक्कत आए, कोई लगे कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर दें। एनसीईआरटी बेस पे हम सॉल्यूशन ले रखा है कि एनसीईआरटी बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी उनकी थ्योरी होगी, जितने उनके कॉन्सेप्ट होंगे, वो सभी कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके, और सभी क्वेश्चनों की जो डाउट है एनसीईआरटी बेस पे वो डाउट कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सो स्टूडेंट, धन्यवाद।